कर्मयोग की कड़ी में मैं अनुपमा आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैं हर बार कुछ नया और ज्ञानवर्धक बातें आपको बताती हूँ, जिसे अपनाकर आप अपने कर्मों को अपने वश में कर सकते हैं और अपने भाग्य को बदल सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सभी को यही बात बताई है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। कर्म हम अपने शरीर से करते हैं, लेकिन शरीर हमारे मन, बुद्धि, आत्मा के अधीन है। हमारा शरीर कैसे कार्य करता है, हमारे कर्मों पर हमारे शरीर की संरचना का कैसे प्रभाव पड़ता है, इस बारे में हमने आपको हर एपिसोड में बताने की कोशिश की। अगर आप हमारे नियमित श्रोता हैं तो आप ये जानते होंगे कि हमारे शो के कार्यक्रम में हर बार हम किसी न किसी विशेष मेहमान को अपने यहाँ बुलाते हैं, जो हमें हमारे कर्मों को समझने में हमारी मदद करते हैं। आज उसी परंपरा के तहत हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर ईरा सिंह जी को एक बार फिर से स्टूडियो में आमंत्रित किया है। डॉक्टर ईरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और मेरी तरफ से नमस्कार स्वीकार करें। डॉक्टर ईरा सिंह आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और आर्ट ऑफ लिविंग में नाड़ी प्रशिक्षण करती हैं। डॉक्टर साहब केवल नस को पकड़कर मनुष्य के रोगों के बारे में बता देती हैं। आज उसी ज्ञान का लाभ हम उठाएंगे। हम जानेंगे कि आखिर आप हथेली की नस पे हाथ रख के 3 उंगली रखती हैं और आपको पता चल जाता है कि हमें क्या बीमारी है। बिल्कुल अनुपमा जी, ये हमारे भारतवर्ष की सबसे प्राचीन पद्धति है और ये हजारों साल से चली आ रही है। इसमें कलाई पे कुछ खास स्थानों पे उंगली रख के हम शरीर के अंदर के बारे में काफी कुछ जान लेते हैं। इस प्रक्रिया में बीमारी व शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन का पता लगाया जाता है और उसके बाद लक्षण और कारणों को जानकर रोग की चिकित्सा की जाती है। इसमें रेडियल आर्टरी पे, दाहिनी कलाई पे हम तर्जनी, मध्यमा और अनामिका के द्वारा उंगली रख के अंदर के दोषों का पता लगाते हैं। ये दोष कहाँ से पता चल जाते हैं आपको? वहाँ पे तो हमें हार्ट बीट सुनाई देती है। क्या चीज नोट करते हैं आप? मॉडर्न में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ हमारे ऋषि मुनियों की ही देन है। हमारा शरीर पंच भौतिक है, 5 महाभूतों से बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये हमारे शरीर के बाहर भी विद्यमान है, अंदर भी। जब जन्म के समय अगर किसी मनुष्य में आकाश और वायु तत्व ज्यादा हो तो वाता प्रकृति बनती है। अग्नि प्लस थोड़ा जल तत्व ज्यादा पित्ता, जल और पृथ्वी तत्व ज्यादा तो कफा प्रकृति, और इनमें इम्बैलेंस भी चलता ही रहता है। अच्छा, आपका मतलब है कि आप हाथ रखकर मनुष्य की वात, पित्त, कफ किस प्रकृति का है वो आप आइडेंटिफाई करते हैं, पता करते हैं। प्रकृति तो हम देखने से भी पता कर लेते हैं, इसमें इम्बैलेंस पता करते हैं। बैलेंस और इम्बैलेंस क्या है? ओके। ये वात, पित्त, कफ, ये हमारे शरीर में बहुत सी चीजों को कंट्रोल करते हैं। वाता शरीर में सभी सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड सर्कुलेशन, वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन। अच्छा, डाइजेशन। बिल्कुल, हमारे दिमाग में जो सोच विचार आते हैं उसके लिए भी वाता ही रिस्पॉन्सिबल है। और इसके अलावा कोई भी क्रिया हो, कोई भी कार्य हो, ये सब वाता के अंतर्गत ही आते हैं। पित्ता और कफ को भी वाता ही उनकी जगह पर लेके जाता है, वो अपने आप नहीं चल सकता। आपका कहने का मतलब है, क्योंकि हमारा कर्म योग है, मैं कर्म से इसे रिलेट कर रही हूँ। जब हमारे अंदर वाता है तो वाता की वजह से हम सारे कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, और मैं आपको सबसे मेन कार्य बताऊं, श्वास प्रक्रिया, जिसके बिना तो हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। वो भी वाता ही कंट्रोल करता है। तो आप बता रही थी ना अभी कि इम्बैलेंस चेक करते हैं, तो वाता में अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तो इसका मतलब हम बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल बीमार हो जाएंगे, हम अच्छे से सोच नहीं पाएंगे, डाइजेशन खराब हो जाएगा। डाइजेशन खराब होगा, इवन पैरालिसिस अगर ज्यादा वात का असंतुलन हो जाए। और हृदय की धड़कन कई बार तेज हो जाती है, कई बार कम, इसके लिए भी वाता ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमारी जितनी भी आंख की डिजीजेस हैं
वो सब वाता की वजह से ही होती हैं। इसको हम आहार और विहार दोनों से ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर में वात बढ़ जाए तो हमें पर्याप्त मात्रा में नींद लेना चाहिए, खाना नियमित समय पे खाना चाहिए, थोड़ा बहुत धूप भी लेना चाहिए और ज़्यादा थकान के कार्य नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने भोजन में पके हुआ और ताज़ा खाना ही खाना चाहिए और हमें नमक, मीठा, खट्टा ये खाना चाहिए। इसके अलावा जितने भी फल हैं जिनमें कि बेरीज हैं, आपके सेब है, पाइनएप्पल है, अनार है, पपीता और आम, ये सब वात प्रकृति वाला व्यक्ति ले सकता है। और जितने की सब्जी हैं, हरी सब्जी ले सकते हैं, उसमें एस्पैरागस है, शक्करकंदी और इसके अलावा थोड़ा बहुत हरी सब्जी, बीन्स, मटर और अंकुरित भी थोड़ा खा सकते हैं, खीरा, सब तो खाने में आ गया। अब डॉक्टर साहब, हम तो डॉक्टर है नहीं, हम अपनी नब्ज पकड़ के ये तो जान नहीं पाएंगे कि वात बढ़ा है या पित्त बढ़ा है। लेकिन अभी आपने जैसे बताया कि वात से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने जो अभी भोजन के बारे में बताया, तो अगर हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है और हमारी गैस बन रही है, तो हमें इन भोजन को उपयोग में लाना चाहिए, है ना। इसको खाकर कॉन्स्टिपेशन हो रही हो ये पता लग जाता है कि हाँ ये वात के कारण है और हमें वात वाला भोजन खाना है ताकि हम इस रोग से निदान पा सकें। वाता प्रकृति के व्यक्ति पतले दुबले होते हैं और उनकी वेन्स प्रोमिनेंट होती है। आपको दूर से एहसास हो जाएगा, उनकी वेन्स प्रोमिनेंट होती हैं, थोड़ा सा नसें दिखती हैं जिनकी, हाँ, है? बिल्कुल। और वजन भी उनका, वो कितना भी खा ले उनका वजन कोई ज्यादा नहीं बढ़ता। इसके अलावा उनकी स्किन जो है वो सूखी होगी और खुरदरी, कटी फटी भी हो सकती, जैसे एड़ियां वगैरह कटी फटी होंगी, और आंखें उनकी छोटी होंगी और थोड़े अंदर की तरफ को होंगी। इंट्रोवर्ट नहीं, आंखें अंदर धसी हुई। ओके। वो इंट्रोवर्ट नहीं, वो बहुत चंचल है। वो बहुत, उनका शरीर भी तेजी से इधर से उधर जाने की कोशिश करते हैं और उनके विचार भी बहुत तेज। आप बहुत प्यारी बातें बता रही हैं और हमारे लिए ये बिल्कुल एकदम नई बातें हैं। अगर पित्त इम्बैलेंस हो जाए तब कौन से रोग हो? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पित्त हमारे शरीर में जो कार्य करता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जो डाइजेस्टिव जूसेस का जो एंड रिजल्ट है, जो रस बनता है, उसको ट्रांसफॉर्म करके हमारे शरीर के सभी जगह पहुंचाना। आप तो फ्लो की बात कर रही थी ना, वाता की वजह, अभी जो आप पहले बता रही थी कि डाइजेस्टिव, बिल्कुल, वो वाता तो लेके जाता है, मगर डाइजेशन करके उसको रस धातु में परिवर्तित किसने किया? पित्ता ने परिवर्तित किया, उसी को फिर वाता आगे लेके गया। तभी अगर पित्ता नहीं काम करेगा तो आगे कुछ रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, शुक्र कुछ भी नहीं बनेगा हमारे शरीर में। इसके इम्बैलेंस से हमारे शरीर में जो मुख्यतः बीमारी आप सब ने देखी हो, जॉन्डिस, वो पित्ता के इम्बैलेंस से ही होता है। हाँ, लीवर में ही सारे डाइजेस्टिव, हाँ। हाइपर एसिडिटी और शरीर में जलन होना, हाँ, लीवर और स्किन, जितनी भी स्किन डिजीजेस हैं उसमें पित्ता का मेन रोल होता है। बहुत खूब। अब हम जानेंगे पित्त जनित रोग। डॉक्टर साहब। अनुपमा जी, जब शरीर में पित्ता बढ़ता है तो हमें गर्मी का एहसास ज्यादा होता है, तो सबसे पहले तो ठंडे पेय पदार्थ लेने चाहिए। इसके अलावा आराम और रिलैक्स करें, शांत रहें, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करें, इच्छाओं को कम करें। आपका कहने का मतलब है पित्ता वाला जो है व्यक्ति, जिसके अंदर पित्त बड़ा होगा, वो महत्वाकांक्षी होगा, ज्यादा होता है, इंटेलिजेंट होता है और इसीलिए एम्बिशियस भी ज्यादा, और उसकी इच्छाएं बहुत अधिक होती हैं। तो गर्मियों में आप कह रहे थे ना, गर्मी गर्म करता है, तो गर्मियों में सबकी इंटेलिजेंसी बढ़ जाती है, बहुत काम करते हैं। नहीं, हमेशा ही होती है कि गर्मियों में महसूस ज्यादा होता है। तो इसके लिए मतलब उनको जो खाना भोजन करना है, हाँ जी, उसमें नमक ज्यादा नहीं होना चाहिए जी, कसैला नहीं होना चाहिए, मधुर, तिक और कषाय प्रधान रस होना चाहिए। ठंडा तो होना ही चाहिए, बिल्कुल ठंडा तो होना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो भी खाएं वो ताजा होना चाहिए
और पका के खाएं, मगर थोड़ा बहुत सैलड्स भी ले सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं। और रात के समय ज़्यादा गैस बनाने वाली चीज़ें मत खाएं। और उनके लिए नारियल बहुत अच्छा होता है। नारियल, बिल्कुल, नारियल का पानी, नारियल खाना बहुत अच्छा होता है। श्रोताओं, ये हम बात कर रहे हैं कि पित्त को कैसे कंट्रोल करें। पित्ता प्रकृति मीडियम वेट, नाजुक होगा और उसके नाखून पिंक होंगे, आंखें छोटी होंगी, ब्राउन होंगी, जो स्किन है वो उसकी बिल्कुल शाइनी होगी, इसे ताम्रवर्ण कहते हैं, शाइनी होगी। और उसका वजन जो है वो बीच का होगा, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। और उसको छुओ तो बिल्कुल नरम त्वचा का एहसास होता है, हल्की गीली त्वचा होती है। और इसके अलावा आम तौर पे ये लोग पतले, अच्छे दिखने में होते हैं और ऑयली स्किन होती है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी अब, क्योंकि हमने बात करनी है कफ जनित रोगों की। अगर कफ इम्बैलेंस हो तो रोग होगा। ये कफ वही है जो खांसते खांसते कफ निकल आता है, ये वही कफ है? देखिए, क्योंकि ये जल और पृथ्वी तत्व से बना माना जाता है, तो जल मीन्स आर्द्रता। फेफड़ों में हमारे किसी वजह से कफ हो जाता है, ये उसी का सूचक है। यानी जल की अधिकता, कमी या बिल्कुल, तो ये जल से रिलेटेड कफा है। जल और पृथ्वी तत्व दोनों मिला और इसकी वजह से वैसे जब ये बिल्कुल सही तरह से अपना कार्य कर रहा होता है, तब हमारे शरीर को ये नरिशमेंट पहुंचाता है। और ल्यूब्रिकेशन जितनी हमारे घुटने हैं, घुटनों में जो फ्लूइड है वो क्या है? कफ जनित है। ओके, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस। हाँ, डिस्क में क्या है? वो भी कफ ही है। अगर ये हो ना तो हमारी हड्डी आपस में एक दूसरे से घर्षण होगा और हम चल भी नहीं पाएंगे। हाँ, लिक्विड तो चाहिए। कहते हैं ना कि आपके ना हड्डियों में लिक्विड खत्म हो गया। तो वो कफा की वजह से ही है कि वो इम्बैलेंस हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जैसे कफ जब हमारे शरीर में इम्बैलेंस हो जाए तो 20 रोग होते हैं, और उनमें से मेन तो ज्यादातर कफ का स्थान जो है चेस्ट और सिर के मध्य है। तो अस्थमा, कोल्ड, कफ, थ्रोट, ईयर, जितने रोग हैं इससे संबंधित, ये सब कफ से रिलेटेड है। वात आकाश और वायु तत्व से बना है, पित्त अग्नि और वायु, और कफ जो है जल और पृथ्वी तत्व को मिलाकर बना है। डॉक्टर साहब, हमें आप बता रही थी कि कफ जनित रोगों का निदान कैसे करें, क्या खाएं उसके लिए? अनुपमा जी, देखिए, कोल्डनेस और कफ बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है। अगर ज्यादा ठंडा खाएंगे और इसके अलावा ज़्यादा स्टिमुलेटिंग कार्य करेंगे और ठंडी गीली वस्तुएं का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो कफ बढ़ता है। बारिश में भीगने से भी बिल्कुल इसीलिए कफ होता है। और बच्चे जो स्विमिंग करके आते हैं भीगे होते हैं, उनको भी कफ। देखिए ना, उनको किस तरह से एकदम से थ्रोट या कोल्ड एकदम पकड़ता है, कोल्ड हो जाएगा। और आइसक्रीम वगैरह खाने से भी तो होता है। आइसक्रीम तो उनको बहुत ही कम खानी चाहिए। हाँ, वो जो कफ की हम बात कर रहे हैं कि वो जल तत्व और ठंडा जो है वो जल और पृथ्वी तत्व प्रधान है। हाँ, और इसी वजह से जिनको ये बढ़ने के चांसेस हैं, उनके छाती में उस कफ का बलगम बन जाता है और वो चिपक जाता है। चिपकना कफ का स्वभाव है। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं इसे कंट्रोल कैसे करूं? तो ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, कड़वा, कसैला, थोड़ा इस तरह के खाने चाहिए। और अपने भोजन में आप अगर नॉन वेज हैं तो आप एग्स ले सकते हैं, इवन चिकन ले सकते हैं। अगर गरम चीजें खाना चाहिए, गरम चीजों में तो वो पिघला देगा उस कफ को। दूध है, दूध हल्दी, बिल्कुल क्यों नहीं ले, ये सब लेना चाहिए। तुलसी का भी हम कहते हैं ना, तुलसी का यूज कर सकते हैं। और आप पंपकिन के सीड्स हैं, इवन सरसों के बीज, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ये अच्छे होते हैं। और इसके अलावा आप हर तरह के फल और सब्जी काफी हद तक खा सकते, ये आपके लिए अच्छा है। मगर दिन में सोना नहीं चाहिए, कफ वाले को नहीं सोना चाहिए, उसका कफ बढ़ेगा। बिल्कुल, कफ बढ़ता ही है, कफ की वजह से मोटापा बढ़ता है। हाँ, तो वो आलस बढ़ाएगा ना, हमें कर्म करने ही नहीं देगा। हाँ, है ना,
वो आलस से जड़ता को लेके आएगा, जड़ता। क्योंकि पृथ्वी तत्व है। बिल्कुल, उसकी वजह से तो आप देखिए ना कितना अच्छा है, कितना अच्छे से कोरिलेट है। जैसे कफ, पृथ्वी और जल तत्व ज्यादा, तो जी। पृथ्वी का गुण क्या है? जड़ता, हाँ। भारीपन। बिल्कुल। और जल बहता है, तो आप समझ के देखिए कितना अच्छे से कोरिलेट किया गया है। वो जड़ता को ले आएगा। अगर कफ बढ़ेगा तो पृथ्वी तत्व बढ़ गया, हाँ। तो वो जड़ता ले आया। तो हमारे इसीलिए इसको कितने बैलेंस करना। हमारे आहार विहार कितने नियमित बताए गए हैं कि इन सबको हम कंट्रोल में करें। जो कफा व्यक्ति है वो गोरा होगा, मोटापा होगा उसमें, और ज्यादा उसमें थोड़ा सुस्ती ज्यादा होगी। इसके अलावा उसकी स्किन थोड़ी थिक होगी और आप छुएंगे तो ठंडेपन का एहसास होगा। और इसके अलावा उससे आराम करने की ज्यादा उसका इच्छा होती है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बस जल्दी एक चीज पूछना चाहती हूँ कि मैं रोगों का नाम लूंगी, आप मुझे उसका निदान भोजन के द्वारा आप ये बताना कि ये वात वाला रोग है या पित्त वाला है, और इसमें थोड़ा सा हिंट दे देना। जैसे जोड़ों का दर्द तो वात की वजह से, और वात शांत करने वाला भोजन। और पिंपल्स, पित्त। ओके, तो पित्त को कंट्रोल करने वाला। श्रोताओं, हमने कार्यक्रम के शुरू में आपको बताया है कि पित्त को कंट्रोल करने के लिए कौन सा भोजन करना है। अगर आपने अभी नहीं सुना है तो आप YouTube चैनल पे हमारे इस प्रोग्राम को दोबारा सुन सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए, आंखों के काले गड्ढे जो हो जाते हैं, ब्लैक सर्कल, रात्रि जागरण, तो वाता बढ़ सकता है। थोड़ा सा पित्त का भी है। और रूखे बाल हो जिनके, वाता बढ़ने से होता है। शांत करें। अगर आपके रूखे बाल हैं तो आप वात प्रकृति को शांत करें, है ना? हाँ। और अगर मोटापा है तो ये तो कई बार बता दिया आपने, कफा है। अब तो मुझे भी याद हो गया। हाँ, पेट की गैस जो हो जाती है, सबको इंडाइजेशन, वाता और पित्ता दोनों को कंट्रोल करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मैं आपका कैसे अभिनंदन करूं, कैसे मैं शुक्राना करूं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरे को ये तो मेरे लिए इज्जत का है विषय कि आपने मुझे बुलाया। कर्मयोग की श्रेणी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना।